हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों की आने वाली केवीएस, डी ट्रिपल एसबी और सीटेट एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग सेशन लेने वाले हैं। ये जो सेशन है आप लोगों का इन एग्जाम्स के अलावा बीपीएससी टीआरई में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए करवाए जा रहे हैं यहाँ पर में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग समझिए कि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर लिया है जो एग्जामिनर ने सोचा है, ठीक है, तो आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस तरह के और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो ये सेशंस आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अच्छे से देखिए सेशन को, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी सेशन को यहाँ पर मैं लाइक कर दिया है, ठीक है। कंटिन्यूअसली मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप लोग जो है सेशन को लाइक कर रहे हो, ठीक है। तो हाथ ऊपर कर देंगे जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है जल्दी जल्दी से। तो ये पूरा का पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है अलग अलग जगहों पे, क्योंकि इसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है कि और ज्यादा आप लोगों के लिए जो है एफर्ट्स करते रहे। तो हर कोई बच्चा, जितने भी लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के अंदर में, ठीक है, 2018 में, और उसके बाद में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के अंदर में 24 अगस्त 2021 में दोनों बार ये क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जिसमें आया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों की टीचिंग परीक्षा के अंदर में हम लोगों ने जो पेड क्लास ली है उसके अंदर में पूरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने पढ़ा हुआ है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को तो पूरा डिटेल में भी पढ़ा है हमने। तो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा द हेग में। द हेग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप सभी के सभी कमेंट में भी आंसर्स करते जाइए आप लोग। द हेग कौन से देश के अंदर में पड़ेगा, आप लोग बता सकते हो मुझे कौन से देश में है ये शहर द हेग, ठीक है। तो द हेग आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स द नेदरलैंड्स के अंदर में, ठीक है। एम्स्टरडेम वैसे नेदरलैंड की राजधानी है एम्स्टरडेम, लेकिन उसका एक हेग, द हेग नाम से एक शहर है, ठीक है। वहां पर में आपको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है, ठीक है, उसको पता है क्या नाम से जाना जाता है? पीस पैलेस, उसको बोलते हैं पीस पैलेस, ठीक है, शांति का निवास, ठीक है, पीस पैलेस। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय का नाम क्या है, उस बिल्डिंग का नाम क्या रखा गया है? पीस पैलेस, ठीक है। चलिए, तो ये एक पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है आप लोगों को याद रखना है द हेग के अंदर में है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसकी स्थापना, ठीक है, 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है उसके अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार अप्रैल 1946 में हुई, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में, अप्रैल 1946 के अंदर में इसने काम करना शुरू कर दिया था। ये याद रखना है आप लोगों ने। पीस पैलेस कहा जाता है इसके भवन को, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ये देखिए, ये बिल्डिंग है, इस प्रकार से दिखती है उसकी कुछ बिल्डिंग, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए केवीएस जूनियर सेक्रेटरीट के अंदर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप ये जो लेक्चर है आपका, ये बहुत सारी एग्जाम्स में आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो आप इस सेशन को अच्छे से देखिए, आप लोगों की बहुत सारी एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगी। सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, शेयर भी करते रहेंगे जल्दी जल्दी से आप सभी। देखिए, अगर मैं बात करूं कथित तौर पर दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान कौन सा है जहां वार्षिक वर्षा 11,871 मिलीमीटर है, ठीक है, सबसे अधिक जो है बारिश वाला स्थान। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि वह स्थान कौन से राज्य में है। आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप लोग जल्दी से बताइए कौन से वाले इसके अंदर में, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर में हो जाएगा मॉनसिन राम, ठीक है। पहले चेरापूंजी माना जाता था लेकिन अब मॉनसिन राम माना जाता है। मॉनसिन राम कौन से राज्य के अंदर में, स्टेट का नाम आप लोग बताएंगे जल्दी से, कौन से स्टेट के अंदर में पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनने की बहुत अधिक संभावना है आप लोगों की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, ये जो राज्य है, ठीक है, मैं आपको बता दूं ये राज्य है आपका मेघालय। मेघालय, मेघालय जो है फ्रेंड्स 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है आपका, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां यहाँ पर में, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये जो मॉनसिन राम है ये कौन सी पहाड़ियों में मिलेगा आपको मॉनसिन राम? तो देखिए मॉनसिन राम जो है फ्रेंड्स गारो हिल्स में है, खासी हिल्स में, या जयंतिया हिल्स में? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी काम आएगा। ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था सर ये क्वेश्चन। देखिए रुपकी ने आप लोगों को एक और जो है यहाँ पर मैं मोटिवेशन दे दिया कि बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आपके साथी लोग ही आपको मोटिवेशन दे रहे हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही सारी चीजें आपके एग्जाम्स में आती है, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों के मॉनसिन राम की, तो गारो, खासी, जयंतिया में से खासी हिल्स में आती है, आता है ये खासी हिल्स में, मेघालय के खासी हिल्स में। देखो कैसे, ध्यान से समझो, आप लोग याद कैसे रखोगे। आप लोगों को पता है, आप लोग बारिश में भीग जाते हैं तो आप लोगों को क्या हो जाता है? आपको गारो हो जाता है, आपको जयंतिया हो जाता है, या खासी हो जाती है? आप लोग बताइए। चलो, मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी से क्या हो जाता है आप लोगों का जब आप बारिश में भीग जाते हो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर मैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। टीचिंग परीक्षा की टीम भी आंसर कर पा रही है, बताओ फैजू, हिबा, क्या हो जाता है?
हाँ, क्या हो जाता है? अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा में, देखिए यहाँ पर मैं सभी लोग जो बैकएंड की टीम है उन लोगों को भी समझ में आ गया अभी तो। ठीक है, जो उनको पता भी नहीं कि गारो खांसी जयंती का, फिर भी वो टेक्निकल टीम भी समझ पा रही है। देखो कितने होशियार बच्चे हमारे। ठीक है, आप लोगों ने समझा दिया उनको भी। तो खासी हिल्स के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो खासी हिल्स के अंदर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो मानसिन राम कौन से वाले इलाके में पड़ता है? गारो खासी जयंतिया कौन से वाले स्टेट में पड़ती है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, मेघालय के अंदर में पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोग देख सकते हो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो में दिया हुआ है। और टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में आप लोगों को सारे के सारे 6वीं क्लास से लेकर, ठीक है, 12वीं क्लास तक के एनसीईआरटी डू यू नोज आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है आभा शुक्ला जी को। ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर में बहुत ज्यादा एफर्ट की है। यहाँ पर मैं टीम प्लीज बता देंगे, मुबशरा जी जो है उनका, उनको भी श्रेय जाता है यहाँ पर में। ठीक है, और कनीज मैम, इन लोगों का भी, इनको भी श्रेय जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए 6 to 8 के पूरे, और आप लोगों को बता दो फ्रेंड 10,000, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस उन्होंने आपके लिए निकाले हैं इन 6वीं से 8वीं तक के, 6वीं से 12वीं तक के आप लोगों के लिए। ठीक है, तो डू यू नो सीरीज आप लोगों के लिए पूरी की पूरी प्रोवाइड हो चुकी है आप लोगों के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आप सभी लोगों को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए डी ट्रिपल एस बी पीआरटी 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी के सभी। बताइए यहाँ पर में कि एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे जिन्होंने एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? अब आप ध्यान से समझना, अगर हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, एक हमारे भारत के अंदर में ये प्रावधान है कि अगर हमारे भारत में राष्ट्रपति का निधन हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति निधन हो जाए या वो रिजाइन कर दे, जो भी कारण रहे, अगर वो पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उनके जगह पे राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद भी खाली है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज है, सीनियर मोस्ट जज रहेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा। ये प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 65 के अंदर में, आर्टिकल नंबर 65 में। तो एक बार क्या हुआ, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन जो हमारे भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया 1969 के अंदर में। ठीक है, उनकी डेथ हो गई। उस समय में वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे वीवी गिरी, वीवी गिरी। अब क्या ये इनकी भी डेथ हो गई थी कि नहीं? इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। ठीक है, चुनाव लड़ना था इनको, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो देखो, प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई, वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, तो अब बचा कौन? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जस्टिस हिदायतुल्लाह, ये एकमात्र जो है अब तक के, मोहम्मद जस्टिस हिदायतुल्लाह जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जो के राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने संभाला है, एक्टिंग राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने संभाला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का पूछ सकते हैं 1969 के अंदर में। ओके, तो ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक, ठीक है, जब तक कि चुनाव, इन्होंने इस्तीफा दिया वीवी गिरी ने 20 जुलाई को, 20 जुलाई को, क्या हो गया, ठीक है, तो 20 जुलाई को इन्होंने इस्तीफा दिया था वीवी गिरी ने। तो 20 जुलाई से लेकर जब तक कि वीवी गिरी, ठीक है, राष्ट्रपति चुन नहीं लिए गए, तब तक जो है वो 1969 में ये रहे। ठीक है, ये याद रखना, बाद में जाकर ये भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे। चलिए, तो ये एक पॉइंट है, जस्टिस हिदायतुल्लाह इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जस्टिस हिदायतुल्लाह कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे आपको पता है? जस्टिस हिदायतुल्लाह 11वें नंबर के, 11th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजीआई थे। ठीक है, अच्छा, अभी भारत के सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है उनके साथ में आपको पढ़ाता रहूं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि जो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, ठीक है, उन्होंने एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। किसकी मृत्यु के बाद में वो बने थे? तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में बने थे। देखिए, आप लोग कई सारे बच्चों से आगे निकल गए। ठीक है, वीवी गिरी उस समय में उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। नाउ अभी कौन है? अभी है संजीव खन्ना। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? जल्दी से बताएंगे आप सभी के लोग। ठीक है, आंसर करते जाइए। जस्टिस संजीव खन्ना कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों को कंटिन्यूअसली आंसर सारे फ्रेंड्स। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, संजीव, ठीक है, संजीव खन्ना, ठीक है,
ये जो है फ्रेंड्स 51 51वें नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, इसको लिख देंगे सभी के सभी लोग 51वें नंबर के, 51 नंबर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा आप देख सकते हो राष्ट्रपतियों की लिस्ट, ठीक है, ये जब तक रामनाथ कोविंद रिटायर हुए तब तक के, उसके बाद में फिर द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की बनी। आर्टिकल नंबर 65 के अंदर में ये बात की गई है कि अगर राष्ट्रपति ना रहे तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके बिहाफ पे काम करेंगे। प्रार्थना समाज, ठीक है, आपको बताना है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में कहां पर में की थी। DSSB PGT हिंदी फीमेल जनरल के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसी के साथ में आप लोगों का SSC MTS के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, और एक बात दबा के सभी लोग शेयर कर देंगे जल्दी से, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। और सेशन को जितने भी लोग हैं जिन्होंने लाइक कर दिया, एक बार हाथ भी ऊपर कर दीजिए। मैं देखना चाहूंगा कि कौन लॉयल स्टूडेंट्स है यहाँ पर जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में हमारे इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन अपने आप में 1 नंबर का बन सकता है। 1 नंबर यहां मिलेगा आप लोगों को। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, जस्टिस महादेव, ठीक है, ये सारे लोग जो है फ्रेंड्स इसके संस्थापकों में से थे। तो यहां पर में, ठीक है, आपका 1 नंबर यहां पर में बन जाएगा, किसने स्थापना की थी, ठीक है, कौन थे इसके संस्थापक और कब इसकी स्थापना हुई थी। MG रानडे, महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने बॉम्बे प्रांत के अंदर में इसकी स्थापना की थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1867 में, ठीक है, MG रानडे, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, इन सब लोगों ने मिलकर 1867 के अंदर में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज जो है ये समाज के अंदर में जाति प्रथा और जो कुरीतियां फैली हुई थी उसके खिलाफ एक आंदोलन था। सॉरी दोस्तों, कट जो है पावर कट होने की वजह से जो है दानिश सर का क्लास थोड़ा बंद हो गया है। तब तक मैं कंटिन्यू करूंगा, जैसे लाइट आ जाएगी दानिश सर भी आ जाएंगे। तो सभी लोग जो है विज्ञान के क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे, जो BS स्टेट में इस बार 2023 में पूछा गया है। सब लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए, चलिए सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। बोला गया है कि ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को कल होमवर्क भी दिया था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम बिलोंग टू द विच ऑफ द ग्रुप और कैटेगरी से बिलोंग करता है। चलिए बताइए सभी लोग आंसर, सभी लोग आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, जैसे ही पावर आ जाती है फिर से दानिश सर आ जाएंगे, तब तक मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। तो सभी लोग जो है आंसर करते रहेंगे इसका। ठीक है, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे कि आप सभी को बताया, पहले भी हमने बताया है। और बहुत बढ़िया जी, चलिए तो इसका आंसर सभी ने दे दिया है कि सर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा? ए, माने कि इसे बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बृहद पोषक बोला जाता है। मुख्य पोषक तत्व के नाम से भी इसे जाना जाता है, मुख्य पोषक तत्वों के नाम से भी इसे जाना जाता है। आप सभी को पता है कि ये जो हमें NPK नाम से, हमने इसके बारे में भी पहले भी पढ़े हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स है, जो खनिज है, ये पौधों के लिए सबसे ज्यादा ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। और इसीलिए ये जो तत्व होते हैं ये हमारे पौधों के लिए मैक्रो माने कि मुख्य पोषक तत्व की तरह काम करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो जो ग्रोथ होती है, पौधों की ग्रोथ होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई होता है वो नाइट्रोजन होता है। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करता हूं तो जो इनिशियल रूट ग्रोथ जो होती है, इनिशियल रूट ग्रोथ जो होती है, इसके लिए आपका फॉस्फोरस रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसी तरह से पोटेशियम की अगर मैं बात करता हूं तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि पौधों में पोटेशियम कहां पर पाया जाता है। मैं ये BPSC के क्लास में भी मैंने इसको समझाया था, सभी लोग यहाँ पे भी कमेंट करेंगे। पोटेशियम की अगर मैं बात करूंगा तो पोटेशियम सर्वाधिक आपके पत्तों में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? पत्तों में पाया जाता है। और वो भी कहां पाया जाता है? जो हमारी गार्ड सेल होती है, जो गार्ड सेल, जो गार्ड कोशिकाएं होती है हमारी स्टोमेटो के आजू बाजू, वहां पे आपको सर्वाधिक पोटेशियम पाया जाता है। और ये आपको ध्यान में रखना है, पोटेशियम स्टोमेटा को बंद और शुरू करने में भी मदद करता है, एक मुख्य इन्वॉल्वमेंट जो है एलिमेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आप सभी को, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, कोई नहीं, चलिए आगे बोलते हैं। सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, यहाँ पे माइक्रो लिखा गया है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पूछा गया है।
माने सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा जी, सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो कौन से होते हैं। अभी मैंने बताया जहां पे आपको एनपीके नजर आ रहा है उसे उड़ा दो, जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम नजर आ रहा है तो पोटेशियम जो यहाँ पे डिलीट कर दो। इसके बाद यहाँ पे फास्फोरस नजर आ रहा है तो इसी डिलीट कर दो। उसके बाद एल्यूमिनियम जो है वो पौधों में बहुत कम, मतलब ना के बराबर पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है जिंक, आयरन और मैग्नीज, ये जनरली आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पाए जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, और इसके बारे में ही आपको लास्ट टाइम में भी मैंने समझाया था कि ये लौह तत्व जो होते हैं पौधों में सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो इसके बारे में भी आपको याद करना है। ये भी हमारे लीफ माने कि जो पत्ते होते हैं पौधों के, वहां पर सर्वाधिक आपका लोहा का तत्व पाया जाता है। और यहाँ पे एक स्लाइड आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जो सीधे सीधे हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई भी डिफरेंस नहीं। अगर आप चेक करोगे तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों को एज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में गिना गया है हमारे एनसीईआरटी में। और वही अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट माने कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर मैं बात करता हूं तो आयरन, मैग्नीज और जिंक, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से उनके फंक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी हमें देखना है, हमें पढ़ना है। तो सभी लोग जो है मैं इसे जूम करके जो है आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसके बारे में आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सभी लोग देंगे। अगर मैं आयरन की बात कर रहा हूं, माने कि आयरन माने कि लोहे के तत्वों की अगर बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सम प्रोटीन माने कि जो प्रोटीन होता है उसको बनाने में वो मदद करता है, और साथ में इसकी अगर कमी हो गई तो आपके पत्ते पीले हो जाएंगे। पत्ते कैसे हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। और वही अगर मैग्नीज की बात करूंगा तो पौधों के अंदर बनने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसका मुख्य कंस्टिट्यूएंट या मुख्य जो घटक रहेगा वो कौन रहेगा, आपका मैग्नीज रहेगा। और इसकी भी अगर कमी हो जाती है तो ल्यूज और ग्रोथ जो होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद था हमारा जिंक, उसके बाद क्या था, जिंक था। जिंक भी प्लांट हार्मोन्स और एंजाइम जो होते हैं उनको एक्टिवेट करने में मदद करता है, ये भी ल्यूज, उसके बाद येलोइंग ऑफ ल्यूज और प्लांट ग्रोथ के लिए मदद करता है। ये समझ में आ गया है, ये क्लियर है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये क्वेश्चन भी हमारे सीटेट 2021 में पूछा गया है। सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए, चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे आंसर। वाई इज अ प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल। वाई नाम का कोई पौधा है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है। व्हाट वुड वाई बी, चलिए बताएंगे सभी लोग, देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही उत्तर कर पाते हैं। और ये आपके सीटेट में एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। कस्कुटा होता है, शेवाल होता है, पिचर प्लांट होता है, या मैपल ट्री होता है, देखते हैं। बहुत बढ़िया, और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दे दिया है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, कस्कुटा। क्या रहेगा, कस्कुटा। कस्कुटा ही को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं जी, अमर बेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमर बेल बोलते हैं। और ये अमर बेल जनरली आपके येलोइश रंग की होती है। कैसी होती है, येलोइश कलर की होती है। और ये जो अमर बेल होती है कुछ इस प्रकार के पौधों पर चढ़कर जो है उनसे अपना न्यूट्रिशन उनका एब्सॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका अमर बेल है जिसे हम कस्कुटा के नाम से जानते हैं, इसके पोषण की विधि कौन सी है, इनके पोषण की विधि कौन सी होती है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं कितने लोग जो है इसका उत्तर दे पाते हैं। अब इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, इसका मतलब ये कैसे रहेंगे जी, ये रहेंगे आपके परपोषी रहेंगे। कैसे रहेंगे, परपोषी रहेंगे। और वही जिसे हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स में भी अगर पूछा जाता है तो वो कैसे रहते हैं जी, वो पैरासिटिक होते हैं। कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पैरासिटिक का मतलब ये ऐसे होता है कि जो जिंदा जीव होते हैं उनके ऊपर जिंदा रहने वाले जो जानवर है या कोई भी पौधा है उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं। और उसी तरह से अगर कोई जीव मरे हुए जीवों के ऊपर अगर अपनी जिंदगी काट रहा है या उनसे अपना पोषण
पोषण अगर ग्रहण कर रहा है तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसका उदाहरण भी सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए बताइए, चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर अगर मरे हुए पौधे या जीव जंतु के ऊपर जो अपना पोषण विधि है, जहां अपनी जिंदगी काटते, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम मृतजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। और इनको ही बोलते हैं हम सैप्रोफाइट। क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक बोला जाता है। और इसका एक उदाहरण जो है, जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसका उदाहरण रहेगा हमारा फंगी। फंगी जिसे हम क्या बोलेंगे? कवक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवक बोलेंगे। ये समझ में आ गया है। और उसी तरह से अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूं जो हमारे एनसीईआरटी में क्लियर कट दिया गया है, हेट्रोट्रॉप्स माने कि परपोषी में ही एक उदाहरण हमने देखा था। अगर मैं मानव का उदाहरण ले रहा हूं या यदि मैं अमीबा का उदाहरण ले रहा हूं, तो मानव और अमीबा ये दोनों भी कौन से प्रकार के पोषण विधि से रिलेटेड करते हैं? चलिए देखेंगे कितने लोग सही उत्तर कर पाते हैं। चलिए बताइए, अगर मैं परपोषियों में गिने जाने वाले ह्यूमन बीइंग एंड अमीबा, इनको कौन से ग्रुप में, उनका पोषण का टाइप कौन सा होता है? देखते हैं कितने लोग जो इसका उत्तर करते हैं। बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? हेलोजोइक। हेलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसे बोला जाता है आपका मानव का पोषण इससे किया जाता है। सर हेलोजोइक का मतलब क्या है? हेलोजोइक का मतलब ये होता है जिनके अंदर खाना खाया जाता है, खाना खाया जाता है और पचाया जाता है, और पचाया जाता है, उस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? हेलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो कि एक हेट्रोट्रॉप्स माने कि परपोषी न्यूट्रिशन का ही एक उदाहरण है। ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये अमीबा जो है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और ये अमीबा हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग मुझे ये भी बताएंगे कि ये अमीबा, अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अमीबा को कहां पर रखा गया है या कहां पर उनको गिनती की जाती है? तो कोई मुझे बता सकता है? अमीबा ये गिना जाता है वर्ग जिसका नाम है प्रोटिस्टा। जिसका नाम क्या है? प्रोटिस्टा। और ये प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं जी? आपके एक कोशीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशीय होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? आपको समझ में आ गया है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? सीटेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीटेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन में, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीटेट में आने वाला हर क्वेश्चन जो है इतना डुप्लीकेट होता है एनसीईआरटी के उन टेबल से, उन ऑब्जर्वेशन से पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, इसका आंसर करेंगे। सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पूछा गया है कि पौधों में पाए जाने वाले ऐसे डिसीज, पादप में पाए जाने वाले ऐसे रोग जो जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसके बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे, पर एक फोबिया बनाकर अगर आपको गुमराह किया जाता है तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ठीक है। फोबिया बनाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उस फोबिया के चक्कर में आप ना गिरो तो अच्छा है, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर सभी ने कर दिया। ओके, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु के द्वारा होता है? आपको वो मैं टेबल शेयर करना चाहूंगा जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है। बिल्कुल डुप्लीकेट क्वेश्चन पूछा गया है। सभी लोग यहाँ पे एक एक करके आंसर करेंगे। ये एक होता है आपका साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर ये एक प्रकार की बीमारी है। और यहाँ पे हमने पढ़ा है साइट्रस, साइट्रस फ्रूट के बारे में हमने पढ़े हैं। साइट्रस फ्रूट माने कि वो फ्रूट्स होते हैं, वो फल होते हैं जो आपको खट्टे मिलते हैं। और साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है जनरली नींबू के ऊपर। बराबर है। तो नींबू को ग्रसित करने वाला एक रोग जिसके बोला जाता है साइट्रस कैंकर, और ये एक प्रकार का बैक्टीरिया जन्य रोग है, माने कि ये जीवाणु के द्वारा होता है। और आपने अक्सर देखा होगा जो नींबू होता है भाई साहब,
जो नींबू होता है इसके ऊपर जो है काले 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 इस तरह से धब्बे आ जाते हैं और वो जो है भाई साहब दिखने में एकदम बेकार दिखता है। कितने लोगों ने ये डिसीजन, कितने लोगों ने जो है ये ऑब्जर्व किया है जिसके घर में भी नींबू का पेड़ है उसके घर में जनरली 10 में से कम 7 से 8 लोगों के घर में अगर किसी एरिया में किसी एक नींबू के पेड़ को अगर ये साइट्रस कैंकर हो गया तो लगभग उस एरिया में रहने वाले हर नींबू का पेड़ जो है वो वैसा ही हो जाता है, क्योंकि ये किससे फैलता है? ये हवा के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? हवा के माध्यम से फैलता है। दूसरा रोग जो है वो है आपका रस्ट ऑफ व्हीट। इसे हम गेहूं का, इसे क्या बोलेंगे हम? गेहूं का जंग बोला जाता है, व्हीट बोला जाता है, रस बोला जाता है। और जब कभी भी रस लगने की बात आए तो वो किससे होता है? फंगी, माने कि ये कवक जन्य रोग होता है। और उसके बाद एक होता है येलो वेन मोसाइक ऑफ भिंडी, जिसे हम ओकरा के नाम से जानते हैं। ओकरा, कौन सा? ओकरा। ये एक प्रकार का विषाणु जन्य रोग है और ये इंसेक्ट के माध्यम से फैलता है। ये आपको ध्यान में है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जनरली इस डिसीज का जो प्रभाव है वो जनरली भिंडी के ऊपर नजर आएगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे सभी लोग? अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर रहेगा आपका साइट्रस क्रैंकर। टैंकर लिखा गया है, एक्चुअली यहाँ पे क्रैंकर चाहिए, ठीक है? क्रैंकर चाहिए। देखो ये गलती की गई है आपके सिटेट के माध्यम से, सिटेट के पेपर का मैंने यहाँ पे ये इमेज लगाया था। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2 आएगा, आंसर रहेगा आपका 2। ओके, क्लियर है? ओके, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है? चलिए सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। सभी के सभी अधातु अधातु है, अतन्य होते हैं, इस तरह से उसके लिखना है। चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। देखो इसके एक्सेप्शनल के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको थोड़ा सा थोरोली और डीप नॉलेज है वही इसका आंसर दे पाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि सभी के सभी धातु ठोस होते हैं तो इसका एक उदाहरण आपको पता होगा, इसका नाम है पारा, जिसे हम पारा बोलते हैं या मर्क्यूरी बोलते हैं। हमने ये क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक लौता ऐसा धातु, एक लौता ऐसा धातु जो सामान्य तापमान के ऊपर, जो सामान्य तापमान के ऊपर आपको द्रव रूप में मिलता है, उस धातु का नाम क्या है जी? उसका नाम है आपका पारा। उसका नाम क्या है? पारा। और उसी तरह से एक और धातु है जिसका नाम है गैलियम, ठीक है? ये धातु जो है जनरली 29 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और उसके बाद अगर मैं बोलूं कि ऑल मेटल्स आर हार्ड, तो ये उदाहरण इसी का है, इसे वो कैंसिल कर रहा है। और उसी तरह से ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, इसमें कोई और उदाहरण भी है। अगर सभी के सभी धातु को अगर कठोर बोलेंगे तो जैसे कि हमें पता है कि पोटेशियम और जो सोडियम होता है, इनको तो हम भाई साहब चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल मेटल्स आर गैसेस और नॉन मेटल्स आर गैसेस, इसका भी एग्जांपल आपको सभी को पता है। अगर मैं पूछूं अधातु, ऐसे अधातु जो आपको सामान्य तापमान के ऊपर तरल रूप में मिलेंगे, तो उसका उदाहरण क्या रहेगा? उसका उदाहरण रहेगा आपका ब्रोमीन। क्या उदाहरण रहेगा? ब्रोमीन। और उसी तरह से ऐसे अधातु जो आपको ठोस रूप में मिलते हैं, जिसका उदाहरण आपका कार्बन रहेगा, फॉस्फोरस रहेगा, सल्फर रहेगा, एटसेट्रा। क्लियर है? क्लियर है? पर यहां पे आपको ध्यान में ये रखना है कि जितने भी अधातु होते हैं सभी के सभी अतन्यता होती है उनमें, गुण में। मान कि ये ऑप्शन जो आपका करेक्ट रहेगा, मान कि आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। और यहां पे एक क्वेश्चन में आपको पूछना चाहूंगा कि जितने भी धातु है, जितने भी धातु है, उन धातु में सर्वाधिक सर्वाधिक डक्टिलिटी, सर्वाधिक डक्टिलिटी कौन से धातु में पाई जाती है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सर्वाधिक डक्टिलिटी कौन से धातु में पाई जाती है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए बताइए जी। इसका आंसर रहेगा सोना। सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, और ना ही वो वाला सोना, ठीक है? बोलते ना सोना बाबू, सोना बाबू, वो सोना बाबू नहीं है वो, ठीक है? और ना ही ये वाला ये वाले सोने की बात कर रहा हूं। तो ये सोना माने की मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की।
किसकी बात कर रहा हूं? गोल्ड की। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसकी तन्यता इतनी ज्यादा होती है कि ऐसे बोला जाता है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार हम निकाल सकते हैं। किसी को पता है क्या? इसके बारे में पहले भी मैंने आप सभी से डिस्कस किया है। चलिए बताइए, कौन बता पाएगा? जिसको पता है वो आंसर करेगा कि 1 ग्राम सोने से हम कितना लंबा तार निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, सबसे पहला आंसर आया आरिफ जी का। इसका आंसर रहेगा आपका लगभग 2 किलोमीटर के आसपास लंबा तार जो है केवल 1 ग्राम सोने से हम निकाल सकते हैं। इतनी ज्यादा तन्यता होती है। और इसीलिए और इसी कारण के वजह से जो भी हम सोने से बनने वाले जितने भी जेवर होते हैं, जितने ही ज्वेलरीज होते हैं, उनमें अक्सर चांदी या जो आपका कॉपर धातु होता है, इनको मिक्स किया जाता है। इनको क्या जाता है? मिक्स किया जाता है, ताकि उसकी तन्यता जो होती है वो तन्यता कम कर सके। क्या हो जाए? कम हो जाए। और इसको ही बोला जाता है 22 कैरेट सोना। अगर 24 कैरेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, 24 कैरेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 99.99% वो गोल्ड कैसे रहेगा? प्योर रहेगा। पर वही अगर 22 कैरेट या 21 कैरेट की मैं बात करता हूं, तो वहां पे जनरली आपको चांदी या कॉपर जो है मिक्स मिलेगा। और उसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे एनसीईआरटी में पूछा गया है। ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जिसके माध्यम से सोने को प्योर या उसे जो है प्यूरिफाई किया जाता है? चलिए, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया अथर जी। उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है आपका एक्वा रेजिया। इसका नाम क्या है जी? एक्वा रेजिया, जिसे बोला जाता है। ये जो होता है सोल्यूशन, ये जो आपका सोल्यूशन है, ये एक्चुअली सोने को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। और सभी लोग मुझे बताएंगे, यहाँ पे होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है आपका नाइट्रिक एसिड, बराबर है। तो इन दोनों का मिक्सचर होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका 3 का रेशियो, और नाइट्रिक का होता है आपका 3:1 का रेशियो होता है। कितना होता है? 3:1 का रेशियो होता है। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके आप सभी के लिए ये रहा, जो रिट 2022 में पूछा गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया जी, इसी तरह से आंसर करते रहना है, आगे बढ़ना है। सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, ये सीरीज उतनी ही लंबी चलेगी। तो आप सभी का रिस्पॉन्स आना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? विच डिसीज रिजल्ट इन अ लो प्लेटलेट्स काउंट? तो ये डिसीज जो है लगभग हमारे भारत के हर गांव के उन बूढ़ों को भी पता है जिन्होंने कभी शायद साइंस के बारे में पढ़ा भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका डेंगू। क्या रहेगा? डेंगू डिसीज जो होता है उसमें एक्चुअली आपके ब्लड में पाए जाने वाले जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। और प्लेटलेट्स, सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका हमारे शरीर में काम कौन सा होता है? ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, अगर कहीं पे इंटरनल ब्लीडिंग हो गई या कुछ हो गए, तो उन घाव को सुखाने के लिए, या जो हम एंटी कोएगुलेशन बोलते हैं, माने कि रक्त का जो थक्का बनता है, उस थक्के को बनाने के लिए ये प्लेटलेट्स का मदद किया जाता है। पर होता यूं है कि जब किसी को डेंगू हो जाए और प्लेटलेट्स की मात्रा अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से आदमी मर जाता है। किसी ऑर्गन से ब्लड अगर लीक होने लगा, तो वहां से जो है भाई साहब वो इंटरनली ही ब्लड वो जो है रिसाव होते रहता है, और उसके वजह से वो पर्टिकुलर ऑर्गन काम करना बंद कर देगा और आदमी की डेथ हो जाती है। ये मुख्य कारण है आपका डेंगू का। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि ये डेंगू, इसे हम वेक्टर जनित रोग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसे वेक्टर जनित रोग भी बोला जाता है, और ये एक प्रकार का विषाणुजन्य रोग होता है। कैसे होता है? विषाणुजन्य रोग होता है, जो डेंगी नाम के विषाणु के वजह से होता है। डेंगी, ठीक है, डेंगू होता है डेंगी के वजह से। ये वेक्टर जनित रोग होता है। और कौन सा वेक्टर होता है, कोई बता सकता है जी? बहुत बढ़िया। चलिए बताएंगे सभी लोग, ऐसा कौन सा मच्छर होता है जो डेंगू के रोग को फैलाने में मदद करता है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
सभी लोग आंसर करेंगे इसका। चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। तो हमारे पास बहुत सारे मच्छर होते हैं, पर उसके पहले जो है कुछ आपको मच्छर के बारे में बता देता हूं। जैसे कि एडिस मॉस्किटो जो होता है, एडिस, ठीक है, उसकी वजह से आपका डेंगू होता है, इसकी वजह से चिकनगुनिया होता है, इसकी वजह से फिलारिसिस माने कि जिसे हम हाथी पाव बोलते हैं, ये भी होता है। और उसी तरह से अगर मैं एनाफिलिस की बात करूंगा तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि एनाफिलिस जो मच्छर का मादा होता है उसके वजह से कौन सा डिसीज होता है? इसके वजह से होता है आपका मलेरिया। कौन सा डिसीज होता है? मलेरिया होता है। उसके बाद अगर मैं क्यूलेक्स मॉस्किटो की बात करूंगा तो क्यूलेक्स के वजह से आपका होता है हाथी पाव होता है जी। कौन सा होता है? हाथी पाव होता है। तो अगर मैं इन तीनों को अगर कंपेयर करूं, तीनों को अगर कंपेयर करूं तो ये तीन प्रकार के जो मच्छर आपको नजर आ रहा है, एडिस हो गया, उसके बाद एनाफिलिस हो गया और क्यूलेक्स हो गया, इन तीनों मच्छरों के वजह से होने वाला एक कॉमन डिसीज है जिसका नाम है आपका हाथी पाव। क्या है? हाथी पाव है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहां पे क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ट्रिपल एस बी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट possesses बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। कोई चीज अगर गति में है तो उस गति के वजह से किसी चीज में अगर कोई ऊर्जा आ जाती है तो ऊर्जा कौन सी है? चलिए बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, आंसर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जी। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। इसी तरह से आपका रिस्पॉन्स रहा तो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए लेकर आएंगे। और आप सभी को मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये हमने सेशन आपके लिए अरेंज किया है ताकि आप आगे जाकर सक्सेस हासिल करें, विनर बने। क्या बने? विनर बने। तो ये विनर कोड का इस्तेमाल कर कर जो है, कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर जो है आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है पा सकते हो। कोई भी एग्जाम, चाहे आप डी ट्रिपल एस बी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले हो, चाहे आप बीपीएससी की या केवीएस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन सभी कोर्सेज के लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो अगर पाना है तो आपको विनर इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर जो है अपनी सीट बुक करनी है। क्लियर है जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका आंसर सभी ने कर दिया है। तो यहाँ पे पूछा गया है, मोशन के वजह से पूछा गया, तो उसका उत्तर क्या रहेगा आपका? काइनेटिक एनर्जी, माने कि जिसे बोलेंगे हम गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। और गतिज ऊर्जा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए, तो कुछ एक दो क्वेश्चन जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहला ये होता है, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखना है, रेखीय संवेग जिसे हम पी के नाम से जानते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को आप लीनियर मोमेंटम माने कि रेखीय संवेग के रूप में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। क्या फार्मूला है? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। अगर इस फार्मूला को, और पी का फार्मूला आप सभी को पता है, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं इस पी को आपके काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में अगर डालना चाहूंगा तो कैसे करोगे जी? देखो, हाफ एम वी स्क्वायर है तो मैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय एम लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर मतलब एम इंटू वी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी, मान कि आपका आंसर आ जाए पी डिवाइड बाय 2m। ये भी क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है जी? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो इस फार्मूला से आपको ये ध्यान में आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है, जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, वो सीधे अनुपात में है आपके लीनियर मोमेंटम के। अगर लीनियर मोमेंटम माने कि रेखीय संवेग अगर बढ़ता है तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है? तो एक काम करेंगे सभी लोग, जो रेखीय संवेग जिसे हम लीनियर मोमेंटम जिसका फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी है, इसकी एसआई यूनिट बताएंगे सभी लोग। इसकी एसआई यूनिट बताएंगे सभी लोग। चलिए बताएंगे सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट, लीनियर मोमेंटम जिसे हम मास इंटू वेलोसिटी के रूप में लिखते हैं, उसकी एसआई इकाई क्या रहेगी? तो यहाँ पे आ गया आपका मास और ये है आपकी वेलोसिटी। मास को गिनेंगे हम किलोग्राम में और वेलोसिटी को गिनते हम मीटर पर सेकंड में। तो ये आ गया आपका यूनिट, ये आ गया आपका यूनिट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? और उसी तरह से
अगर मैं इस लीनियर मोमेंटम को या रेखीय संवेग को अगर मैं F इज इक्वल टू dp अपॉन dt अगर लिखता हूं, तो कोई मुझे बता सकता है क्या ये क्या है? इसके बारे में कितने लोगों को पता है इस इक्वेशन के बारे में? चलिए बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे जी, इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी, फास्ट। बहुत बढ़िया। ये न्यूटन का नियम है, ये न्यूटन के नियम में से एक नियम है। और कौन से नंबर का नियम है सभी लोग मुझे ये भी बताएंगे। चलिए बताइए जी। बहुत बढ़िया आर्यन जी, सभी लोग भी कमेंट करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है आपका? फोर्स, माने कि बल होता है। क्लियर है यहाँ पे? ये क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और इसी को ही हमने एक्सप्लेन भी किया था। अगर मैं किसी भी लीनियर मोमेंटम को अगर समय के साथ बदलता हूं, तो हमें पता है कि ये जो द्रव्यमान है वो बदलता नहीं है। मास को बाहर निकालो तो dv अपॉन dt क्या होता है जी? अगर मैं किसी वेग को समय के साथ बदल रहा हूं, तो ये किसका फार्मूला है? ये है आपका एक्सेलरेशन, मान कि ये आता है आपका त्वरण। इसी का मतलब फार्मूला क्या आ गया आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यही हमारा क्या है? बल है। ये क्या है? हमारा बल है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका न्यूटन का दूसरा नियम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? At which of the following position does a spring have the least potential energy? यहां पे पूछा गया है कि किसी स्प्रिंग को मैं कौन से पोजीशन पे रखूं ताकि मुझे कम से कम पोटेंशियल एनर्जी मिले, कम से कम स्थितिज ऊर्जा मिले। अभी हम ऊर्जा की बात कर रहे थे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा जी। चलिए सभी लोग जो है दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको मैं इसके बारे में कंसेप्ट समझा देता हूं कि कंसेप्ट एक्चुअली है क्या इसके पीछे। ठीक है, जब कभी भी स्प्रिंग की बात आए तो स्प्रिंग को मैं दबा भी सकता हूं और खींच भी सकता हूं। मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग को मैं खींच भी सकता हूं और इसे मैं दबा भी सकता हूं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहां पर कंसेप्ट ये बोलता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है कि किसी भी स्प्रिंग में कितनी ऊर्जा संग्रहित की गई है, वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट माने कि उसके विस्थापन पे। किसके ऊपर? ये विस्थापन के ऊपर निर्भर करता है। सर विस्थापन का मतलब क्या है? देखो मैं आप सभी को बताता हूं कि स्प्रिंग के अंदर विस्थापन कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और इसको मैंने ये एक स्प्रिंग जो है अटैच करके रख दिया। ठीक है, मान लीजिए उसकी ये मीन पोजीशन है, तो ऑब्वियस है अगर मैं इसे खींचता हूं तो स्प्रिंग इस तरह से हो जाएगा, माने कि ये उसका विस्थापन हो गया। और इसी स्प्रिंग को अगर मैं दबाता हूं इस तरह से, तो ये स्प्रिंग जो है कुछ इस तरह से छोटा हो जाएगा। बराबर है? तो ऑब्वियस है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो उसको खींचा गया है या उसे सिकुड़ा गया है, इसको बोला जाता है आपका एक्स, मान कि इसे बोलते हैं हम विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन। ये विस्थापन जितना ज्यादा रहेगा उसके अंदर जो ऊर्जा संग्रहित हुई है, कौन सी? स्थितिज ऊर्जा, उसकी वैल्यू भी ज्यादा रहती है। यहां तक क्लियर है? तो ऑब्वियस है अगर मुझे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो ऑब्वियस स्प्रिंग को जैसा ही वैसा ही रखो, ना ही इसे खींचो ना ही उसे कॉम्प्रेस करो। तो ऑब्वियस आपका आंसर क्या रहेगा जी? आपका आंसर रहेगा कि स्प्रिंग को ना ही हमें खींचना है ना ही उसे भाई साहब दबाना है, तो उसे ग्राउंड के ऊपर रख दो। तो इस कंडीशन में आपको जो है कम से कम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। कहां पे मिलेगी? कम से कम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर हो गया सभी को? तो याद रखेगा जब कभी भी स्प्रिंग को आप खींचते हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैंने क्या बोला है। अगर किसी स्प्रिंग को मैंने खींच लिया तो उस स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं राह देख रहा हूं, चलो जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलिए बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। अगर मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं
तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होगी? अभी तो बताया है, खींचने के बाद स्प्रिंग के अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, स्थैतिक ऊर्जा जो है उसमें संग्रहित की जाती है। और उसी तरह से अगर मैं स्प्रिंग को दबा रहा हूं, अगर मैं स्प्रिंग को दबा रहा हूं, तो दबाने के बाद स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? चलिए बताएंगे सभी लोग। खींचे हुए स्प्रिंग में या दबाए हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो होती है आपकी, वो होती है आपकी कौन सी ऊर्जा? वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी से बोलेंगे हम स्थैतिक ऊर्जा। क्लियर है? यहां पे क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। आप देख पाते हो, देखिए इस पोजीशन में कॉम्प्रेस पोजीशन और जब उसे खींचा जाता है तो इन दोनों कंडीशन में स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? इनके अंदर होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी ऊर्जा होती है? पोटेंशियल, माने कि स्थैतिक ऊर्जा जो होती है इनके अंदर संग्रहित की जाती है। और इसके अंदर स्थैतिक ऊर्जा कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी 0। कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी 0। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका भी सभी लोग आंसर कर देंगे जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या करेंगे सभी लोग। डायनामो में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? डायनामो किसी में सुना है क्या? डायनामो जो जनरली है जो आपको कक्षा 10वीं में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी का अगर साइंस का बुक आप पढ़ोगे, जी बिल्कुल जी तौसीफ जी, आपको 11 12 के भी ये काम आएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा 10वीं का अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखोगे तो वहां पे डायनामो के बारे में बताया गया है। डायनामो क्या होता है? डायनामो एक प्रकार का ऊर्जा उत्पादन करने वाला जो है वो चीज होता है। ऊर्जा उत्पादन करने वाला, डायनामो का मतलब क्या है? ये ऊर्जा उत्पादन करने वाला डिवाइस है। तो सबसे पहली बात तो ये आपके एक यहाँ पे क्लियर हो जाती है। सर ऊर्जा उत्पादन का मतलब क्या है? ऊर्जा उत्पादन का मतलब क्या होता है? मानव को जिस ऊर्जा की जरूरत होती है उस ऊर्जा को देने वाला डिवाइस मतलब डायनामो, जिसे हम जनरेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? जनरेटर भी बोल सकते हैं। और उसी तरह से मैं अगर आपको पूछूं, जैसे कि विंड मिल हो गए, पवन ऊर्जा पैदा करने वाले जो बड़े बड़े जो पवन होते हैं ना भाई साहब, बड़े बड़े, वो भी उनके अंदर डायनामो होता है। कोल जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है? गर्मी से स्टीम बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है और जनरेटर के ऊपर डाला जाता है। जनरेटर जब घूमे, है ना, तो उस टाइम पे आपको ऊर्जा दिए जाए। किन किन के घर में जनरेटर है? वो जनरेटर काम करते हैं आपके डायनामो के ऊपर। किसके ऊपर काम करते हैं? डायनामो के ऊपर। तो याद रखिएगा, तो उसको घुमाना पड़ता है। तो ऑब्वियस है आपकी जो मैकेनिकल ऊर्जा होते है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है, जो यंत्र है, उसे हम क्या बोलेंगे? डायनामो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायनामो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। इसके बारे में कुछ और बातें बताता हूं। सभी लोग मुझे बताएंगे कि केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कोई भी एक उदाहरण सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कोई भी एक उदाहरण जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका डायनामो, जिसे हम जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है? कोई बता सकता है ये कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय, माने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे बोला जाता है, ये इसके सिद्धांत के ऊपर काम करता है। माने कि जब कभी भी किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के बीच में घुमाया जाता है तो उसके वजह से उसमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा बनती है। आपने अक्सर देखा होगा, आपकी गाड़ी अगर किसी की गाड़ी की बैटरी अगर डाउन है ना, नहीं चलती है बराबर, पर जब आप चलाने लगते हो गाड़ी तो ऑटोमेटिक आपके गाड़ी के लाइट भी चमचमाने लगते हैं। और जैसे ही गाड़ी की गति कम हो जाए वो लाइट भी जो है वो डिम हो जाते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि जहां पे आपके गियर व्हील्स होते हैं वहां पे आपका डायनामो होता है, जिसे हम कॉइल के नाम से जानते हैं। और वही कॉइल एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा को उत्पादन करने वाला एक घटक है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द सोलर सेल? एकदम इजी क्वेश्चन है।
एकदम इजी क्वेश्चन है, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा जी? कौन सी ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम सोलर सेल को द्वारा किया जाता है? तो उसका उत्तर रहेगा आपका सोलर एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि इन सोलर सेल में कौन से प्रकार के सेल इस्तेमाल किया जाता है, वो किसको इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना कि वो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, जिसे हम विद्युत प्रकाश का विद्युत प्रभाव जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। और ये जो फोटो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें जनरली सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिलिकॉन क्या है जी? सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। क्या है? एक प्रकार का उपधातु है, जो क्या करता है, सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है उसको कन्वर्ट करता है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि इसको बताने वाले ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे, इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करने वाले ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिनको इस प्रभाव के लिए जो है नोबेल प्राइज भी मिला है? देखते हैं। आपके चाचा जी का लड़का ही है, जैसे दानिश सर बोलते हैं हमेशा, आपके चाचा जी का लड़का है ना, चाचा जी का लड़का है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आर्यन जी। सभी लोग आंसर करेंगे जी, इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैज्ञानिक है वो आइंस्टाइन। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और ये हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो हम पाते हैं, वो कौन से प्रक्रिया से हमें मिलती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो न्यूक्लियर एनर्जी से हम पावर बनाते हैं या हम ऊर्जा को बनाते हैं, वहां पे कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये वाली प्रक्रिया होती है जहां पे जो है यूरेनियम 235 नाम का जो एलिमेंट होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके ऊपर जब न्यूट्रॉन को फॉल किया जाता है, तो इससे जो है ये टूट जाता है, और टूटने के बाद इससे जो है ऊर्जा उत्पादन की जाती है। और इसी ऊर्जा का जो कन्वर्शन है बाद में आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान की विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो ऑब्वियस है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। नाभिकीय विखंडन, विखंडन नाम की जो प्रक्रिया होती है, इससे जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियर फिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रीट एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल, नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है? वो जो कभी कभी खत्म नहीं होगा और जिसे हम बार बार बना पाएंगे। चलिए बताएंगे, सब लोग इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोग जो है सही उत्तर कर पाते हैं। मुझे पता है एक चीज में आप जो है कंफ्यूज होने वाले हो। ये रीट में अभी अभी पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे पता था आप कंफ्यूज होने वाले हो। क्वेश्चन भी वैसा ही है, क्वेश्चन भी वैसा ही है। देखिए, कोयला जो है वो एक दिन जाकर खत्म होने वाला है, ये पक्का है। अगर मैं पेट्रोलियम पदार्थों की बात करता हूं तो ये भी खत्म होने वाला है। मैं अगर यूरेनियम की बात कर रहा हूं तो यूरेनियम का भी एक लिमिटेड सोर्स रहेगा हमारे पास। हम दोबारा यूरेनियम नहीं बना पाएंगे, माने कि ये भी खत्म होने वाला है। खत्म क्या नहीं होगा? पौधे जो है वो खत्म नहीं होंगे। क्यों खत्म नहीं होंगे सर? क्योंकि पौधे जो है वो प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, माने कि पौधे को हम दोबारा जिंदा कर सकते हैं, उनको जो है उनका प्लांटेशन करके। तो ऑब्वियस से पौधे से मिलने वाले जो स्रोत है, जैसे कि लकड़ी हो गई, वुड हो गई, ये आपके किस में आएंगे? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएंगे। किस में आएंगे? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएंगे। तो आपको याद रखना, इसका उत्तर क्या रहेगा? पौधा रहेगा। क्या रहेगा? पौधा। कितने लोगों को डाउट था और अभी क्लियर हो चुका है? सभी लोग एक बार हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोगों को डाउट था और यहां पे जो है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ऐसा मुझे अंदेशा है। तो एक बार अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और आपको मैं बताना भी चाहूंगा कि अगर मैं हमारे एनसीईआरटी की बात करूंगा तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि हम उनको बढ़ा सकते हैं और उससे हम बायोमास जो ऊर्जा होती है उनको पा सकते हैं। पर वही अगर मैं कोयले, पेट्रोलियम, यूरेनियम की अगर मैं बात करता हूं तो वो एक दिन जाकर खत्म हो जाएंगे। माने कि वो कैसे है जी? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे है?
नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट 2024 में पूछा गया है। ये एक क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, एज ए होमवर्क दे रहा हूं। सभी लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा और कल जो है इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है, ये अमीबा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो कल फिर से मिलते हैं ठीक 5 बजे, क्योंकि आज थोड़ा सा लाइन के वजह से जो है पावर फेल्यूर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके वजह से दानी सर अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे शायद, मुझे ऐसे लग रहा है। तो कल फिर से 5 बजे रिस्टार्ट करते हैं उसी जोश में, उसी होश में। तो सभी लोग जो है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उसी तरह से जो नया बच्चा जुड़ा है वो टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब भी